हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लखन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल वेदनांग स्टडी में। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने क्लास 10 की एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज था वो कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने यूक्लिडियन विभाजन परमिका क्या होता है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, फिर परमिका किसे कहते हैं, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी से जाना। साथ में साथ एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब प्रश्नावली 1.2 के आगे ऊपर चलते हैं। और प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, तो हम उसे जान लेते हैं। तो देर ना करते हुए अपने आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो इसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमें जानना है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। उसको जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके वीडियोस पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति के वीडियोस मैंने डाल चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, इन सब के बारे में जितनी भी संख्या होती है, मैंने लगभग लगभग सारी संख्याओं के बारे में बात कर रखा है। ठीक, तो यदि आप हमारे वीडियोस वो नहीं देखे हों तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, तब आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। लेकिन फिर भी मैं आपको भाज्य संख्या के बारे में एक बार ओरली बता देता हूँ। देखो, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। सेम इसी का अपोजिट अभाज्य संख्या होता है, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में। वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब कि जो भी भाज्य संख्या है, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या तो जो विभाजित हो रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जितने भी भाज्य संख्या हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, मतलब कि गुणनफल के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक, आगे क्या कहता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना आदित्य, मतलब ये है कि यदि हम उनके क्रम को ना ध्यान दें, जो अभाज्य गुणनखंड हो आ रहे हैं हमारे, उनके क्रम को ध्यान ना दें, तो वह सब क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर जो हम दो स्टूडेंटों को एक ही अगर जो हम दे दें, वो एक ही अभाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों में क्या करने, विभक्त करने के लिए हम दे दें, तो अगर जो उन वो क्या कर रहे हैं, उनके क्रम में अगर चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, यही है अदिति का मतलब। ठीक है, वो एक ही विधि होगा या एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी का यही है आदित्य, जो आदित्य लिखा है यानी यूनिक लिखा है, उसका मतलब यही है। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल अगर जो हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल अगर जो हम लें तो एक देखो, हम लेते हैं 210 के एग्जाम्पल। तो 210 का अगर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, 210 का एग्जाम्पल, तो हमारे पास, सॉरी पेन नहीं चल रहा था मेरा, मैं 210 का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक, तो 210 में पहला क्या होगा, जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, ठीक है, तो दो से कट जाएगा ये। ठीक है, और दो से कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा, दो एक नम दो, ज़ीरो पाँच। ठीक है, दो से आप ये देखो 15, यानी छः, अगर ये तीन से कट जाएगा, तो तीन से कटेगा तो हमारे पास आएगा कितना, देखो तीन तरीके नौ, बच्चे किधर गया, पाँच तरीके 15, ये कितना हो जाएगा, पाँच से कट जाएगा पूरा, तो ये आएगा पाँच सत्ते 35, सात आया, और ये सात का सात। तो इसको इस संख्या, ये एक भाज्य संख्या है हमारे पास, ये दिख रहा है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। देखो, एक से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा, तीन से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। ये हमारा भाज्य संख्या कौन है, हमारा भाज्य संख्या है 210।
ठीक है। और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। मतलब क्या है, ये देखो आपको पता है कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही हमारा कह रहा है कि एक भाज्य संख्या हमने लिया, एक भाज्य संख्या हमने 210 लिया, जिसको हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, यानी ये अभाज्य संख्या है, देखो 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्या है, और इनके गुणनफल यानी गुणा का जो चिन्ह लगा है, इसको गुणनफल, इसके गुणनफल के रूप में हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं। मतलब भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक, मतलब ये जो हमारा दिख रहा है ये वाला पोर्शन जो, ठीक है, वो इसके बराबर ही होगा। तो वही कह रहा है, जो भाज्य संख्या है उसके हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर अब दूसरा जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तथा यह गुणनखंड, अगर जो हम क्या करें, इस गुणनखंड के, ठीक है, क्रम को अगर जो हम ध्यान ना दें, ठीक है, क्रम को अगर जो हम ध्यान नहीं दें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 2 गुणे 7 5, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा ये हो सकता है 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अगर जो हम क्रम को इसमें ध्यान ना दें तो ये सब क्या है, एक ही है। यही कह रहा है कि अगर जो हम क्रम को क्या करें, अगर जो क्या हो, यहाँ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या है, अद्वितीय है। तो हम आने वाले क्रम को ध्यान ना दें तो ये क्या है, एक ही सब कहलाएंगे। ठीक है, तो यही कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं क्लास 10th में। ठीक, क्लास 10th में हम क्या करते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन लेकर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है हमारे यानी पर्सनाली 1.2 है, उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, तो एग्जाम्पल अपना लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमारा, अगर जो हमें कहा गया है, मान लीजिए 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, हाई कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे पास इसको निकालने के लिए 3 मेथड है। ठीक है, हम तीनों मेथड को 1 बाय 1 सीखते हैं। पहला क्या है, हम क्या करें, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक, तो जैसे एक हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा 13 आएगा, अब 13 से ही कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 26 का गुणनखंड क्या होगा, अगर जो हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। 91 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं, तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये कितना बार में जाएगा, 7, हाँ 7 से चला जाएगा। देखो 7 91 7, एक बार में गया, बचा कितना, 2 इधर आ गया, 21, 7 तरीके 21, ये 13। तो हम 91 को क्या लिख सकते हैं, हम 91 को लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब हम क्या करें, ये अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया, दोनों संख्याओं का, दिए हुए संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, अगर जो हम इन दोनों संख्याओं का निकालना है। ठीक, एचसीएफ निकालना है हमें कितना, 26 का और 91 का। ठीक, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, देखो यहाँ पर 13 कॉमन पार्ट है। ठीक, 13 क्या है, जो दोनों में आ रहा है, दोनों के गुणनखंड में आ रहा है। ठीक, तो 13 क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि और भी कॉमन पार्ट है, तो उन दोनों को भी हम मल्टीपल में लिख के गुणा कर देंगे। ठीक है, उससे एग्जाम्पल हम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अच्छी तरीके से। ठीक, और यदि हमको इनका एलसीएम निकालना है, ठीक, एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको मानो 26 और 91 का हमें एलसीएम निकालना है, तो ये क्या करेंगे, हम पहले जो कॉमन पार्ट है उसको लिख लेंगे, फिर बाद में जो दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है उसको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें 2 कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन नहीं है, और 7 कॉमन नहीं है, ये हमारा हो जाए एलसीएम। अगर जो हम इसको ऐड कर दें तो 13 दूनी 26, 26 और 17 हमारा हो गया 182। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझे। हम पहला क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड हम उनको लिख लेंगे, ठीक। जो भी कॉमन पार्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 13 यहाँ और यहाँ भी मान लीजिए 13 आ गया बाई चांस यहाँ भी, तो हम नहीं करेंगे कि इस 13 को भी लिखेंगे, ठीक। ऐसा होना चाहिए दोनों में एक ही कॉमन पार्ट निकालेंगे, ठीक। यहाँ अगर 13 है तो इन 13 को मतलब एक साथ निकाल देंगे, एक लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ भी 13 है, ठीक है, तो इन दोनों 13 को भी एक साथ लिखेंगे, एक बनाकर लिखेंगे, ठीक। ऐसे जितनी बार आए तो हम क्या करें, उनको एक ही बनाकर लिखेंगे। समझ में आया क्या? ये हमारा एक मेथड है। दूसरा हमारा मेथड क्या है कि हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड एक ही साथ करें। बहुत लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड एक ही साथ करते हैं, तो इसको हम दोनों का एक साथ करते हैं। तो जैसे हमें क्या है, 26 और 91 का हमें क्या करना है, सॉरी 91 का हमें पहले क्या करें, देखो ये 2 से कटेगा, ये आएगा 13 और ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ये कटेगा 13 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1। यहाँ अगर जो 13 से कट रहा है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, पहले हम 7 से काट लेते हैं, चलो ठीक है कोई ना, पहले छोटा से काटते हैं, ठीक, उसके बाद बड़ा से काटते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ। तो अब देखो यहाँ पर 7 बचेगा, तो हम क्या करें, अगर जैसे हम 7 से काटें तो हमारा 1, 1, ठीक है। तो अब देखो इनका अगर जो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम तो हम बहुत इजी निकाल पाएंगे ऐसे ऐसे। एलसीएम इस मेथड से, इसमें क्या करना है, जो भी ये पोर्शन है इसको हम साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 7। तो यहाँ देखो 2 गुणे 13 गुणे 7, ये क्या आ गया, 182 आ गया। अब देखो हमें एच सी एफ कैसे निकालते हैं इस मेथड से। इस मेथड से एच सी एफ हम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं एक कौन सा नंबर है जो क्या मतलब कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को एक साथ काट रहा है। देखो वो 2 को देखे, 2 इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा है। 13 को देखे, 13 क्या है, इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है, ठीक है। तो 13 जो जो नंबर इन दोनों नंबरों को काटेगा एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक साथ काटेगा, तो वो हमारा एलसीएम एच सी एफ कहलाएगा, ठीक है। जैसे 13 हो गया और भी कोई नंबर आया था तो हम उनको मल्टीप्लाई करके एक साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल एच सी एफ। एच सी एफ क्या निकल गया हमारा 13। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है, यदि हम एलसीएम निकाल लिए, ठीक, एलसीएम निकाल लिए तो क्या होता है, जो एलसीएम होता है किसी नंबर का, मान लीजिए हम अ, किसी दो नंबर का, जैसे कि ए और कोई बी है, ठीक, उनका हम एलसीएम निकाल लिए, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, और उसका गुणा कर दें हम एच सी एफ से इसी नंबर का, तो वो बराबर होता है दोनों नंबर के गुणनफल के। तो इस प्रकार को जब हमें एच सी एफ पता हो तो हम दोनों नंबर का गुणा करके एलसीएम निकालेंगे। कैसे, देखो एल सी एम क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, ए गुणे बी और ये भाग में आ जाएगा एच सी एफ ऑफ ए कामा बी का। इस पे भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते तो हमको अच्छी तरह समझ में आएगा। वही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो पुराना क्वेश्चन था, क्या, हम 26 और 91, ठीक है। तो देखो अगर जो हम इसका एलसीएम हमें पता है 182 है, 182 लिख देते हैं, हमें एस टी एफ नहीं पता, ठीक, तो एस टी एफ को एच टी लिख देते हैं और हमें यहाँ 26 और 91। तो अगर जो हम 26 और 91 का गुणा करते हैं तो वो कितना आता है, 26 और 91 का गुणा हमारा आएगा 2366, 2366, ठीक। हमें एस सी एफ चाहिए तो एस सी एफ को अलग कर ले रहे हैं, यह हमारा 2366 में 182 से भाग दे देंगे, सॉरी यहाँ पर 26 रहेगा, 26 और 91 आएगा, उसके बाद इक्वल टू आएगा। तो अब देखो क्या होगा, एच सी एफ बराबर होगा 26 और 91 का, तो देखो क्या आएगा, तो जो हम क्या करें, भाग दें इसमें 182 से, तो हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा मेथड है, यहाँ से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ये हमारा तीसरा मेथड हो गया।
ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मेथड है। 3 मेथड क्या है, बहुत ही ज़्यादा कारीगर है। आप इनमें से एक मेथड को परफेक्टली जान लें, वही आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, एक मेथड को आप जान लें, जैसे कि वो जो तीसरा मेथड है वो डिफिकल्टी कभी कार आता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, तब आप उसका यूज करिएगा। एक निकाल लीजिएगा और दूसरा जो डिफिकल्टीज है उसको उस मेथड से निकाल दीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिसके हमारे वीडियो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।